हे, इट्स रियू। अंधेरे वॉइड में भारी भरकम चेन्स लटकी हुई हैं और उनके बीच एक अजीब सा रहस्यमयी धुआं तैर रहा है। तभी एक भारी सी आवाज गूंजती है, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें याद है? ये बहुत पहले की बात है जब एक इंसानी राजा को किसी दूसरे डायमेंशन में जाने का एक ब्रिज मिल गया था। और बस जैसे ही वो ब्रिज खुला, हमारी कहानी और असली ड्रामा दोनों शुरू हो गए, क्योंकि उस पोर्टल के खुलते ही वहां से भयानक मॉन्स्टर्स की बाढ़ आ गई। नुकीले दांत और जानलेवा पंजों वाले ये जीव दुनिया में ऐसे घुसे जैसे किसी ब्लैक फ्राइडे की सेल में लोग घुसते हैं। हाँ, उस पोर्टल के दूसरी तरफ जो दुनिया थी वो असल में एक खतरनाक डीमन रेल्म था, जहां सिर्फ और सिर्फ खूंखार मॉन्स्टर्स भरे पड़े थे। वो मॉन्स्टर्स उस पोर्टल से बिना रुके बाहर आते रहे और हमारी एकदम चिल और पीसफुल दुनिया को उन्होंने रातों रात नरक बना दिया। अनगिनत बेचारे लोग मारे गए और पूरी धरती खून से लाल हो गई। तभी उस इंसानी राजा ने हाथ जोड़कर ऊपर वाले से सच्चे मन से प्रार्थना की, हे भगवान, हमें ताकत दो ताकि हम इन ईविल मॉन्स्टर्स को लात मारकर अपनी दुनिया से बाहर निकाल सकें। और फिर आसमान से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी सीधे नीचे आई। वो सारे खूंखार मॉन्स्टर्स देखते ही देखते काले धुएं की तरह हवा में गायब हो गए, जैसे उनका कभी कोई वजूद ही ना हो। इसके बाद कुछ लकी इंसानों को खास मार्क्स और एकदम रहस्यमयी पावर्स मिल गईं। अब वो ऐसे बैडास बीइंग्स बन चुके थे जो उन भयानक मॉन्स्टर्स से आमने सामने की टक्कर ले सकते थे। लोग उन्हें मेजेस कहकर बुलाने लगे और किसी सुपरस्टार की तरह उनकी भारी इज्जत करने लगे। और कहा जाता है कि बस इसी तरह दुनिया में फिर से शांति लौट आई। लेकिन जरा रुको, जिसने राजा की वो मुराद पूरी की, क्या वो सच में कोई भगवान था या कुछ और ही माजरा था? एक आदमी चेहरे पर हवाइयां उड़े हुए बहुत ही नर्वस होकर नीचे देख रहा था। उस बच्चे को जो पूरी तरह से उस जादुई रोशनी में नहाया हुआ था। रात के आसमान में दो चांद बिल्कुल शांति से चमक रहे थे और उसी रात के साये में एक शानदार हवेली पूरी तरह रोशनी से जगमगा रही थी, जहां से बहुत ही सुरीला म्यूजिक बाहर आ रहा था। बैंक्वेट हॉल के अंदर सारे हाई क्लास मेहमान मजे से गपशप कर रहे थे और हंस बोल रहे थे। लेकिन इन सबके बीच एक सुनहरे बालों वाली औरत ने अपना मुंह सड़ाते हुए कहा, उफ, कितना अनोइंग है यार। तुमने तो कहा था कि ये मेजेस की गैदरिंग होगी। पास खड़े एक अटेंडेंट ने धीरे से टोकते हुए कहा, मिस सेलन, थोड़ा धीरे बोलिए वरना बाकी लोग सुन लेंगे। सेलन नीचे आते हुए गुस्से में बुदबुदाई, अगर मुझे पहले से पता होता कि यहाँ सिर्फ ये पकाऊ और अनोइंग नोबल्स होने वाले हैं तो मैं यहाँ कदम भी नहीं रखती। कसम से मेरे साथ तो तगड़ा वाला स्कैम हो गया है। इन्होंने कहा था कि यहाँ एक ब्लैक मेज आने वाला है। उसने चिढ़ते हुए अपनी बात जारी रखी, मैंने सुना है कि लू फेंसेनलिन में मैजिक बीस्ट्स का अलर्ट जारी हुआ है और हाल ही में वहां एक मर्चेंट कैरावैन पर भी जोरदार हमला हुआ था। सेलन की आंखों में अब और भी ज्यादा ठंडी नफरत साफ दिख रही थी। और ये बेशर्म नोबल्स यहां बड़े आराम से पार्टी कर रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है। मैं तो बस उस ब्लैक मेज के पावर की चमक देखना चाहती थी। तभी बैंक्वेट हॉल की लाइट्स और तेज हो गईं। ओह चलो, फाइनली अब शुरू होने वाला है। नीचे खड़े मेहमान आपस में खुसर पुसर करने लगे। अरे वाह, सोचा नहीं था कि यहां सिंगर सेलन को देखने का मौका मिलेगा। सुना है कि उसकी आवाज एकदम हेवनली है। देखते हैं कि बातों में कितनी सच्चाई है। जैसे ही सेलन अपना मुंह खोलने ही वाली थी, उसने देखा कि सामने बैठे मेहमानों के चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा है। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे अब क्या हो गया? अभी तो मैंने गाना शुरू भी नहीं किया, फिर ये लोग मुझे ऐसे डरे हुए क्यों देख रहे हैं? तभी उसके ठीक पीछे खिड़की के बाहर से कई लाल सुर्ख आंखें हॉल के अंदर ताक रही थीं। एक बहुत ही विशाल मैजिक बीस्ट खिड़की पर चिपका हुआ नीचे मौजूद डरी सहमी भीड़ को घूर रहा था। सेलन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। खिड़की के कांच में दरारें पड़ने लगीं और देखते ही देखते वो धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। ये क्या बकवास है? आखिर चल क्या रहा है यहां? उस मैजिक बीस्ट ने अचानक अपना धारदार पंजा नीचे की ओर चलाया। सेलन की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गईं। लेकिन ठीक उसी ऐन मौके पर एक काला साया बिजली की रफ्तार से उसके सामने आया और उस अटैक को बीच में ही रोक लिया। उस साये ने अपनी विशाल लायन डाव लहराई और चारों तरफ डार्क एनर्जी का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। वो मैजिक बीस्ट दर्द के मारे जोर से चीखने लगा। सेलन एकदम दंग होकर उस आदमी को देखने लगी जो पूरी तरह से उस डरावनी और रहस्यमयी डार्क एनर्जी से घिरा हुआ था। वह काली एनर्जी उस मैजिक बीस्ट को अपने लपेटे में ले रही थी। वो भयानक मॉन्स्टर जोर से चीखा और देखते ही देखते उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। सेलन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी थी और उसके गाल पर एक हल्का सा कट लग गया था। उसका अटेंडेंट घबराकर भागता हुआ उसके पास आया और बोला, मिस सेलन, हे भगवान, आप ठीक तो है ना? लेकिन सेलन का ध्यान उस पर था ही नहीं। उसकी नजरें तो अटेंडेंट के पीछे कहीं और ही टिकी थीं। वो शख्स, वो पक्का एओफी इन से आया है, उसने मन ही मन सोचा। आसमान में चमकते दो चांदों की रोशनी के नीचे वो रहस्यमयी साया बिल्कुल शांत खड़ा था। एक ब्लैक मेज। उस लड़के ने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाया
और उसकी बर्फ जैसी ठंडी नीली आंखें चमक उठीं। अटेंडेंट ने सेलन का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचने की कोशिश की। मिस सेलन, चलिए यहां से, हमें पहले किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए। लेकिन वो तो खुशी और हैरानी से पागल हो रही थी। मैंने कहा था ना, ये वही है, एक ब्लैक मेज। आसपास खड़े डरे हुए मेहमान भी अब आपस में खुसुर पुसुर करने लगे थे। ब्लैक मेज? क्या सच में यहां एक ब्लैक मेज है? हाँ यार, मैंने भी इसके बारे में सुना है। ये एओफीएन का वही फेमस बंदा है ना? सुना है कि उस दिन इस अकेले ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। इन सब बातों के बीच वो ब्लैक मेज धीरे धीरे चलता हुआ आया और सीधा सेलन के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। सेलन तो उसे इतने करीब देखकर एकदम पैनिक कर गई और हकलाते हुए बोली, हाँ हाँ। उस ब्लैक मेज ने बड़ी शांति से पूछा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, उसने झट से जवाब दिया। ब्लैक मेज ने उसकी तरफ देखा और कहा, चलो अच्छी बात है। वैसे इस सब केओस के बीच क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूं? सेलन ने बिना एक पल सोचे तुरंत हामी भर दी। हाँ बिल्कुल, आप जो चाहें मांग सकते हैं। उस ब्लैक मेज ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। चारों तरफ मची उस भारी तबाही के बीच खड़े होकर उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, तो क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है? सेलन को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या ऑटोग्राफ? उसने हैरानी से पूछा। उस ब्लैक मेज ने झट से एक कागज और पेन उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोला, हाँ, बस इतना ही? सेलन ने अभी भी शौक में होते हुए पूछा। अरे हाँ, साथ में अपना नाम भी लिख देना, उसने बड़ी कैजुअली ऐड किया। सीन कट होता है शहर के बीचों बीच खड़ी एक बहुत ही शानदार मैसिव सफेद बिल्डिंग पर। वहां मौजूद भीड़ के बीच अचानक से हलचल मच गई और लोग फिर से फुसफुसाने लगे। ब्लैक मेज? क्या सच में? हाँ, वो एक ब्लैक मेज है। मैं तो हमेशा यही सोचता हूं। काले रोब में लिपटा हुआ वो साया जैसे ही उस बड़े से हॉल के बीच से गुजरा, वहां खड़े हर एक इंसान की नजरें मुड़कर उसी पर टिक गईं। इसीलिए तो मैं इस अजीब हुलिये में बाहर नहीं आना चाहता था। अचानक एक आवाज गूंजी, ओलू। अरे नहीं, ये तो बुलुओ है। बुलुओ वहीं रुक गया। उसके ठीक सामने एक लंबी बालों वाली लड़की खड़ी थी, जिसके हाथों में ढेरों डॉक्यूमेंट्स थे। उसने हैरानी से पूछा, क्या बात है, तुम इस टाइम मेन गेट पर क्या कर रही हो? वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लियन थी। उसे अंदाजा हो गया था कि पक्का ये कमांडर का ही कोई ड्रामा होगा। क्या तुम अपनी मिशन रिपोर्ट सबमिट करने आई हो? उसने पूछा। बुलू ने गहरी सांस छोड़ते हुए जवाब दिया, हाँ, वैसे ये मिशन सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। लियन ने एक हल्की सी स्माइल दी और बोली, तो फाइनली तुमने वो कर ही लिया। मेरे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं थी। जब तुम्हारे पास पावर न हो तो बस चुपचाप काम करना पड़ता है, उसने थोड़े तंज के साथ कहा। वैसे तुम्हारे हाथ में ये क्या है? बुलू की नजर उसके डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। लियन थोड़ा झिझकी, ओ ये कुछ खास नहीं, बस कुछ नॉर्मल से पेपर्स हैं। उसने बात घुमाते हुए कहा, खैर, कमांडर अभी ऑफिस में है, मुझे निकलना होगा, हम बाद में साथ में लंच करेंगे। बुलुओ ने बस हाँ में सिर हिलाया और पीछे मुड़कर जाने लगा। लेकिन तभी जल्दबाजी में लियन के हाथों से एक पेपर फिसलकर जमीन पर गिर गया। बुलुओ ने झुककर उसे उठाया और आवाज दी, लियन, तुम्हारा एक पेपर गिर गया है। जैसे ही उसकी नीली आंखों ने उस पेपर को स्कैन किया, वो कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक प्रमोशनल फ्लायर था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में छपा था, अटेंशन प्लीज, ब्लैक मैजिशियन आपकी सेवा में। आपकी जो भी रिक्वेस्ट हो बेझिझक ऑफिस में आकर ब्लैक मैजिशियन से कंसल्ट करें। ये सुनते ही लियन बुरी तरह पैनिक कर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बुलुओ, क्या तुमने वो पढ़ लिया? तुमने देख लिया ना? बुलुओ ने उस फ्लायर को हवा में लहराते हुए एकदम फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्या ये हमारे महान कमांडर का नया मास्टरपीस है? लियन का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो बेहद ऑकवर्ड फील कर रही थी। वो दरअसल एक सीक्रेट था। मैंने तो इसका सख्त विरोध भी किया था, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कमांडर कैसे हैं। लियन सफाई देते हुए इधर उधर देखने लगी, लेकिन जब उसने पलक झपकाई तो बुलुओ वहां से पूरी तरह गायब हो चुका था। इस बीच ऑफिस के अंदर का नजारा एकदम चिल था। एक ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी बड़े आराम से बैठकर अपनी चाय एंजॉय कर रहा था। आज का मौसम कितना शानदार है ना, वो खुद से ही बोला। लेकिन उसकी ये शांति अगले ही पल चकनाचूर हो गई। उसके ठीक पीछे बुलुओ ने दरवाजे को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो लगभग टूट ही गया। वो ब्लॉन्ड आदमी अपनी जगह से उछल पड़ा। कौन बदतमीज इस तरह मेरा दरवाजा तोड़ रहा है? वो बुरी तरह चौंक गया था। वो अभी सदमे से बाहर आ ही रहा था कि अचानक एक मुड़ा हुआ पेपर सीधा आकर उसके सिर पर गिरा। डैम इट, अब ये क्या नई मुसीबत है? वो झल्लाया। सामने बुलुओ बिल्कुल शांत लेकिन एक खौफनाक ऑरा के साथ खड़ा था।
उसे देखते ही उस ब्लॉन्ड आदमी का गुस्सा छूमंतर हो गया और उसके चेहरे पर तुरंत एक बड़ी सी बेशर्म वाली स्माइल आ गई। वो आदमी वापस अपनी डेस्क की कुर्सी पर बैठ गया। बड़े ही मासूम अंदाज में उसने पूछा, क्या हुआ? रास्ते में किसी ने तुम्हें परेशान किया क्या? बुलुओ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने भड़कते हुए कहा, मुझे परेशान करने वाला इंसान कोई और नहीं, तुम हो। जरा इसे देखो। उस ब्लॉन्ड बालों वाले आदमी ने वो डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लिया और बड़ी ही कंफ्यूजन के साथ उसे घूरने लगा। फिर अचानक उसने बड़ी ही बेशर्मी से उस पेपर को अपने पीछे हवा में उछाल दिया। वो एक चौड़ी सी मुस्कान के साथ पलटा और बोला, हाहा, वो तो गायब हो गया। मुझे तो पता ही नहीं कि तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे। बुलुओ तो इस नौटंकी को देखकर एकदम सुन्न रह गया। उसके माथे की नसें गुस्से से फड़कने लगीं। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम इस वक्त मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आजकल मैं जहां भी जाता हूं मेरी शांति पूरी तरह से छिन चुकी है। बुलुओ के दिमाग में वो नज़ारे घूमने लगे जब भीड़ उसे देखकर खौफ से कांपने लगती थी। उस पर उंगली उठाते हुए लोग चीखते थे, ओ माय गॉड, ब्लैक मैजिशियन। बुलुओ अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था। एक तो इन लोगों ने मुझे इस अजीब हुलिये में ऑर्फियन भेजा और अब मेरी परमिशन के बिना ये सब घटिया हरकतें कर रहे हैं। मारे शर्म के मैं अपना सिर तक ऊपर नहीं उठा पा रहा हूं। लेकिन उस ब्लॉन्ड आदमी की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मजे लेते हुए बोला, अय्या, हमारे ऑर्फियों का सबसे बड़ा सुपरस्टार बुलुओ असल में कितना शर्मीला है। कोई बात नहीं, ये सब तो बहुत नॉर्मल है। बैंग! बुलुओ ने झल्लाकर एक पेपर जोर से डेस्क पर दे मारा। वो ब्लॉन्ड आदमी एक पल के लिए बुरी तरह उछल पड़ा। जब उस आदमी ने पेपर पर नजर डाली तो उसकी आंखें चमक उठीं। ओह, तो तुमने कर दिखाया। आखिरकार तुमने सायरन का सिग्नेचर ले ही लिया। बुलुओ ने एकदम ठंडी और सीरियस टोन में कहा, यह मेरी तरफ से आखिरी बार था। इसके बाद मुझे मिशन के नाम पर ऐसे फालतू और बकवास काम बिल्कुल मत सौंपना। ये सुनकर ब्लॉन्ड आदमी ने अपनी नजरें झुकाईं और थोड़ा ड्रामेटिक होते हुए बोला, ऐसे कैसे चलेगा? अगले ही सेकंड वो वापस अपनी फुल एनर्जी में आ गया। अभी तो तुम्हारे लिए और भी कई बेहतरीन और कीमती मिशंस इंतजार कर रहे हैं, जैसे एलिंग का खोया हुआ छोटा सा पपी ढूंढना या फिर रोन का लव लेटर डिलीवर करना। बुलुओ ने उसकी बकवास को इग्नोर करते हुए अपनी बात जारी रखी। वैसे वो दिखने में उतना अजीब तो नहीं लगा, लेकिन उस अटैक की वजह से ऐसा लग रहा था मानो वो अंदर तक बुरी तरह डरा हुआ है। ये सुनते ही उस ब्लॉन्ड आदमी के चेहरे से सारी हंसी और मजाक पल भर में गायब हो गया। उसका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। अटैक? उसने गहरी हैरानी से देखते हुए पूछा। लवी, जहां सायरन एक्टिव था वो तो एक सेफ जोन है ना? क्या तुम्हारा सामना बैंडिट्स के किसी ग्रुप से हुआ था? बुलुओ की आंखों में एक अजीब सी सीरियसनेस थी। उसने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, वो मॉन्स्टर्स थे। वो आगे बोला, हालांकि वो कोई बहुत हाई लेवल के मॉन्स्टर्स नहीं थे, लेकिन लावी जैसी जगह में जो टावर से पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, उनका दिखाई देना सच में बहुत अजीब है ना अजीब? ये सुनकर उस ब्लॉन्ड आदमी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और वो तुरंत सीरियस होकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, ये सच में सोचने वाली बात है, उसने गहरी आवाज में कहा। हमें इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी बात घुमाते हुए कहा, पर मानना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में भी तुमने सिग्नेचर निकाल ही लिया। बुलुओ, तुम सच में कमाल हो। बुलुओ ने चिढ़ते हुए पूछा, और ये ऑर्डर आखिर दिया किसने था? उस आदमी ने फिर से टॉपिक डाइवर्ट किया। खैर छोड़ो इन सब बातों को। वैसे तुम कब तक इस अजीब हुलिये में रहने वाले हो? रूड? ये सुनते ही रूड ने अपना हुड पीछे खींचा और अपना असली चेहरा सामने ले आया। उसी पल बुलुओ के शरीर से भयानक डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगी। ये सब उसी इंसान की मेहरबानी है जो मुझे फालतू के मिशंस पर भेजता रहता है। इसी वजह से मेरा मैजिक पावर ओवरफ्लो हो रहा है। अवेकनिंग, रिलीज, उसने झल्लाते हुए कहा। काली एनर्जी एक तूफान की तरह बाहर निकली और उस अंधकार के बीच एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। ब्लॉन्ड आदमी ने अपना हाथ ठुड्डी पर रखा और रूड को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, ओ रूड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पिछली बार से थोड़े लंबे हो गए हो? रूड एक पल के लिए चौंक गया। सच में? लेकिन फिर उसे अचानक याद आया, अरे नहीं, भटकाओ मत, मैंने सिग्नेचर लाकर दे दिया है इसलिए। उसने अपने दोनों हाथ जोर से डेस्क पर दे मारे और पूरी दृढ़ता के साथ बोला, अब प्लीज मुझे कोई ढंग का ऑफिशियल मिशन दो। रूड की आंखों में एक अलग ही जिद दिख रही थी। ब्लॉन्ड आदमी ने उसकी तरफ देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, लेकिन फिर उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। रूड, उस दिन के बाद से सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कई मेजेस की नजरें भी तुम पर टिकी हुई हैं। एसोसिएशन का वो सीगमेंट भी पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। अब सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस होने वाली है। ये पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे सच में थोड़ी टेंशन हो रही है। तभी रूड ने अचानक एक किताब हवा में उठा दी।
क्या बात कर रहे हो? मेरे पास तो अभी एक और है। ये देखकर ब्लॉन्ड आदमी का चेहरा एकदम सन्न रह गया। प्लीज अब और मजाक मत करो, मुझे एक मिशन चाहिए, रूड ने एकदम सीरियस होकर कहा। ये सुनकर वो ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी थोड़ा हिचकिचाया। उसने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। एक बहुत बड़ा मिशन है, साल में 3 बार होने वाला एक खास ऑक्शन, जहां सिर्फ सबसे रेयर और यूनिक आइटम्स की ही बोली लगती है। लेकिन इस बार हमारे इंटेल के हिसाब से वहां एक ऐसा मैजिक स्टोन आने वाला है जिसका अपना एक नाम है। ये सुनते ही रूड की आंखों में एक तेज चमक आ गई। क्या मतलब? एक टॉप टियर मैजिक स्टोन? ब्लॉन्ड आदमी ने सिर हिलाते हुए कंफर्म किया। बिल्कुल सही, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि इस बात की भनक बाकी मेजेस को भी लग चुकी है और वो सब भी इस पत्थर के पीछे पड़े हैं। उस ब्लॉन्ड आदमी ने रूड की आंखों में सीधे देखते हुए एक हल्की सी स्माइल दी। तो क्या तुम समझे? ये मिशन सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ देर बाद वो ब्लॉन्ड आदमी खिड़की के पास बिल्कुल अकेला खड़ा था। वो अपने हाथों में मौजूद कुछ डॉक्यूमेंट्स के पन्ने पलट रहा था। वो एकदम शांत था, बस खामोशी से बाहर के नज़ारे को देख रहा था। फिर उसने धीरे से खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, आखिरकार मैं ये चीज़ बाहर निकाल ही नहीं पाया। उसके होठों पर एक अजीब सी लेकिन शातिर मुस्कान आ गई। अगर उन लोगों ने इसे देख लिया होता ना, तो पक्का बवाल मच जाता और वो बुरी तरह भड़क जाते। उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट था वो असल में एक एडमिशन लेटर था। उस पर साफ साफ लिखा था, नाम रूड क्रिसी, उम्र 15 साल, हीलियोस मैजिक स्कूल का बेसिक टेस्ट पास कर लिया है, स्पेशल परमिशन के साथ एडमिशन अप्रूव्ड। उस लेटर के ठीक नीचे हीलियोस मैजिक स्कूल का नाम शानदार सुनहरे अक्षरों में चमक रहा था। दूसरी तरफ रात के अंधेरे में वो ऑक्शन हॉल चमकदार रोशनियों से जगमगा रहा था। गेस्ट्स एक एक करके हॉल के अंदर एंट्री ले रहे थे। हॉल के बिल्कुल बीचों बीच एक खूबसूरत सी एंजल स्टैचू खड़ी थी। तभी ब्लू सूट पहने एक आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर आया। उसके ठीक पीछे 2 गार्ड्स खड़े थे। उसने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए माइक पर कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का इंतजार अब खत्म होता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तो चलिए, जिस ऑक्शन का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसे आज ऑफिशियली शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह। हॉल में खड़ी भीड़ के बीच एकदम सन्नाटा छा गया। लियन ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, बाप रे, यहां तो कितनी ज्यादा भीड़ है ना। वैसे ये सेटन्स हार्ट नाम का मैजिक स्टोन सच में इतना पावरफुल है क्या? भीड़ के बीच खड़ा रूड, आखिरकार ये हाल ही में मिला सबसे रेयर और टॉप टियर मैजिक स्टोन जो है, लायन ने कुछ सोचते हुए कहा। उसने रूड की तरफ देखा और अपनी चिंता जताते हुए पूछा, मैं यहां चारों तरफ बहुत सारे मेजेस को देख रही हूं। क्या तुम सच में ठीक हो? मेरा मतलब, तुम एक ब्लैक मैजिशियन हो, तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? रूड के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर मेरा मकसद उन सब से बिल्कुल अलग है। उसने गौर किया कि वहां मौजूद हर किसी का मकसद भी एक जैसा नहीं लग रहा था। लियन बस उसे देखती रह गई। उसी पल रूड की यादें उसे अतीत में ले गईं। उसने उस ब्लॉन्ड आदमी से सवाल किया था, तुम्हें आखिर इसमें क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? तब उस आदमी ने उसे समझाया था, उस ऑक्शन में एक खास शख्स आने वाला है। मेरा मिशन एक ऐसे इंसान की तरफ से बदला लेना है जिसके दिल में गहरी नफरत भरी है। समझो कि मैं एक रिवेंज एजेंट की तरह काम कर रहा हूं। रूड को यह बात थोड़ी अजीब लगी। रिवेंज एजेंट? उस आदमी ने बात जारी रखते हुए कहा, हाँ, एक बेहद नीच और घटिया मेज जिसने हमारे क्लाइंट की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए ये बदला लेना बिल्कुल जायज है। यही हमारे काम की शर्त है। उसने आगे बताया, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो एक नंबर का स्कमबैग है। कमजोरों का फायदा उठाना और लोगों के पैसे ठगना उसका पेशा है। हाल ही में उसके शिकार हुए लोगों की गिनती बहुत बढ़ गई है और वो कानून की नजरों से बचने में भी काफी माहिर है। रूड खामोशी से सब सुनता रहा। जब उसने अपने हाथ में मौजूद फाइल को देखा तो उसके मन में एक ही ख्याल आया, ये मेज कोई ऐरा गैरा नहीं है, इसे संभालना इतना आसान नहीं होगा, है ना? इस पर ब्लॉन्ड आदमी ने बड़े ही चिल अंदाज में कहा, तभी तो मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूं। रूड ने सीरियस होकर पूछा, तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे जान से मार दूं? उस आदमी ने जवाब दिया, अरे बिल्कुल नहीं। हम किसी बुरे आदमी को इतनी आसानी से मरने कैसे दे सकते हैं? तो फिर मुझे करना क्या होगा? रूड ने फिर सवाल किया। उस आदमी ने समझाते हुए कहा, देखो, ऑक्शन में बहुत भीड़ होने वाली है, खरीदार, तमाशबीन और कुछ ऐसे लोग भी जिनके इरादे नेक नहीं होंगे। उस खचाखच भरी जगह पर उसके हाथ पैर तोड़ने हैं या उसे टॉर्चर करना है? ब्लॉन्ड आदमी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, उसकी पैंट उतार दो। रूड एकदम सन्न रह गया। क्या? ब्लॉन्ड आदमी ने फिर से वही बात दोहराई, बस उसकी पैंट उतारनी है। रूड चिल्लाया, बिल्कुल नहीं। ब्लॉन्ड आदमी को समझ नहीं आया, क्यों नहीं? मैं तुम्हें उसे जान से मारने के लिए थोड़ी कह रहा हूं, बस पैंट ही तो उतारनी है। रूड ने पलटकर जवाब दिया, ये कैसा अजीब सुझाव है?
और आखिर उसकी पैंट उतारने की जरूरत क्या है? भला ये कैसा बदला हुआ? ब्लॉन्ड आदमी ने उसे शांत होने का इशारा किया। जरा रिलैक्स करो, क्योंकि ये क्लाइंट की डिमांड है। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, उसने आगे बताया। क्लाइंट की जानकारी के हिसाब से ऐसी अफवाहें हैं कि वो क्वेट्ज़लकोट्ल का मेंबर है। रूड सोचने लगा, क्वेट्ज़लकोट्ल? क्या ये वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बहुत पहले खत्म हो चुका है? ब्लॉन्ड आदमी ने बात जारी रखी। सही कहा, उस वक्त ऐलान हुआ था कि पूरा ग्रुप खत्म कर दिया गया है, लेकिन बाद में उन पर जो बड़ा इनाम रखा गया, उसे देखकर लगता है कि कुछ लोगों का बच निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस ऑक्शन को होस्ट करने वाले लेडन को क्वेट्ज़लकोट्ल से सख्त नफरत है। कहते हैं कि क्वेट्ज़लकोट्ल के मेंबर्स की एक पुरानी परंपरा है, वो अपनी टांग पर ग्रुप का एक खास मार्क बनवाते हैं। वो निशान ऐसा है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। अब सोचो, अगर वो निशान सबके सामने खुल गया तो क्या ये एक जबरदस्त बदला नहीं होगा? रूड ने डाउट जताते हुए पूछा। लेकिन ये तो सिर्फ अफवाहें हैं ना? अगर पैंट उतारने के बाद वहां कोई निशान नहीं मिला तो? ब्लॉन्ड आदमी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ फैलाए। तो क्या वो अपने आप में एक बदला नहीं होगा? इतने सारे लोगों के सामने पैंट उतर जाना, सोचो कितनी बेइज्जती होगी। मैं ये काम बिल्कुल नहीं करने वाला, रूड ने साफ मना कर दिया। लेकिन ब्लॉन्ड आदमी ने उसे पकड़ते हुए कहा, भाई ऐसा काम सिर्फ ऑर्फियन का सुपरस्टार ही कर सकता है। और अब वापस प्रेजेंट में, उस भव्य ऑक्शन हॉल के अंदर। क्या वाकई तुम्हें पूरा यकीन है? रूड की नजरों में हल्की सी हिचकिचाहट साफ दिख रही थी। उसने खुद को तसल्ली देते हुए धीरे से कहा, कोई न कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। उसी भीड़ के बीच एक गुलाबी बालों वाली लड़की एक्साइटमेंट के मारे अपनी मुट्ठियां भींचकर खड़ी थी। गॉड, मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। यहां तो लोगों का समंदर उमड़ पड़ा है। तभी चश्मा पहने एक शख्स ने उस राजकुमारी को टोकते हुए कहा, राजकुमारी, हम यहां पिकनिक मनाने या मजे करने नहीं आए हैं। राजकुमारी ने एक बड़ी सी उबासी ली और बेजारी से पूछा, अच्छा, तो फिर हम यहां आखिर कर क्या रहे हैं? उस आदमी ने बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में अपना चश्मा ऊपर सरकाया और बोला, हम यहां सिर्फ सिचुएशन को ऑब्जर्व करने आए हैं। ये सुनते ही वो राजकुमारी और भी जोश में आ गई। हाँ बिल्कुल, हम यहां ऑब्जर्व ही तो करने आए हैं। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि आज कुछ बहुत ही जबरदस्त और मजेदार होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है? उसने गेट के पास खड़ी नीले बालों वाली औरत की तरफ मुड़कर पूछा, ताइशियाना। लेकिन ताइशियाना तो अपनी आंखें बंद किए पत्थर की मूरत की तरह खड़ी थी। चश्मे वाले आदमी ने लाचारी से कहा, राजकुमारी रहने दीजिए। ताइशियाना मिस तो खड़े खड़े ही सो चुकी हैं। दूसरी तरफ का नजारा थोड़ा अलग था। एक गोल्ड बालों वाला आदमी हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े खड़ा था। लैपिस, वो लड़का अचानक झटके से सीधा हो गया। जी पिताजी, उस आदमी ने कड़क आवाज में ऑर्डर दिया। अपना दिमाग ठिकाने पर रखो और चुपचाप सब कुछ गौर से देखो। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब इतने सारे पावरफुल मेजेस एक ही छत के नीचे जमा हों तो यकीन मानो आज कोई न कोई बड़ा ड्रामा तो होकर ही रहेगा। लैपिस ने बिना कुछ कहे बस अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तभी हवा में एक पत्ता तैरता हुआ नीचे गिरा। जानवर जैसे कानों वाले एक आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, वे शिक। उसने दोबारा याद दिलाया, आज हमारा बस एक ही मिशन है और वो है उस मैजिक स्टोन की हिफाजत करना, तुम्हें पता है ना? उसने दूर बैठे उस लाल बालों वाले आदमी को घूरते हुए फिर से वार्निंग दी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, काम उसे प्रोटेक्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना नहीं। क्या मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है? जीके, जो बड़े आराम से टहनी से पत्ते तोड़ रहा था, ढीठपंती से बोला, हाँ आ रहा हूं। सीके के हाथ में जो टहनी थी उसके पत्ते एक एक करके झड़ने लगे। ये देखकर वो आदमी गुस्से से थरथर कांपने लगा और जोर से दहाड़ा, वी सीक। जीके ने आखिरी पत्ता मसलते हुए चिढ़कर कहा, अरे बुढ़े, अब चुप भी हो जाओ। वो आदमी आग बबूला हो गया। किसे बुढ़ा बोला बे? मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही जीके के हाथ वाली टहनी से आखिरी पत्ता भी गिर चुका था। तुम्हारी पत्तियां। उसके पैरों के पास बिखरी हुई हरी पत्तियां भी जलकर लाल राख में बदल गईं। सीके के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई और उसने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, लो, वो आ गया। सीके बालकनी के एकदम किनारे पर खड़ा था और वो जानवर जैसे कानों वाला आदमी ठीक उसके पीछे तैनात था। उस वक्त जीके के पैरों के नीचे से एक खौफनाक लाल रंग की एनर्जी दहक रही थी। नीचे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ऑक्शनियर ने बड़े गर्व से अनाउंस किया कि वो कीमती लिट नेकलेस वहां बैठी एक खूबसूरत लेडी ने अपने नाम कर लिया है। ऑक्शनियर फिर से माइक पर आई और बोली, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है आज की मेन कोर्स डिश को स्टेज पर लाने का। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। शायद आप में से कुछ लोगों को पहले से ही अंदाजा होगा, लेकिन ये चीज बहुत ही रेयर और बेशकीमती है। इसमें तबाही मचाने वाली सबसे पावरफुल जादुई शक्ति छिपी है। उसने पूरे जोश में चिल्लाकर नाम लिया, इसका नाम है सेटन स्टार।
तभी गार्ड्स एक बड़े से स्टैंड को सुरक्षा देते हुए अंदर लाए, जिसके बीचों बीच एक पीला रत्न अपनी पूरी चमक के साथ जगमगा रहा था। उसे देखते ही भीड़ के मुंह से बस एक ही आवाज निकली, ओ वाओ! ऑक्शनियर का जुनून 7वें आसमान पर था। जरा देखिए इसकी ये जादुई और शानदार चमक। सिर्फ इसे देखने भर से ही आप इसकी बेमिसाल पावर को महसूस कर पा रहे होंगे, है ना? वो फिर से जोर से चिल्लाई, इस महान मैजिक स्टोन का मालिक बनने का मौका बस अब आपके हाथ में है। इसी गहमा गहमी के बीच लियन ने फुसफुसाते हुए पूछा, रूड, क्या हुआ? क्या तुमने अपने टारगेट को ढूंढ लिया? रूड ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं, यहां से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। लियन ये सुनकर थोड़ी चिढ़ गई और परेशान होकर बोली, रूड, मजाक छोड़ो, मैं बहुत सीरियस हूं। रूड ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो, यहां इतने सारे लोग हैं कि सबकी एनर्जी एक दूसरे में बुरी तरह उलझ गई है। या तो उसके साथ कुछ सीन हो गया है या फिर वो आज यहां आया ही नहीं है। लियन ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत से मुंह मत मोड़ो और काम पर ध्यान दो। रूड ने आखिरकार एक लंबी सांस ली और अपना मन बना लिया। ठीक है, तो फिर मुझे अब अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये सुनकर लायन थोड़ी हैरान रह गई। रूड ने पास ही लगे एक बड़े पर्दे को झटके से हटाया और धीमी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया, मेरा नाम बुलुओ है, अवेकनिंग। उसी पल उसके शरीर से एक रहस्यमयी नीली और काली एनर्जी तेजी से बाहर निकलने लगी। रूट के चारों तरफ जादुई एनर्जी का घेरा बनने लगा और उसके हाथों पर चमकते हुए जादुई निशान उभर आए। लियन पर्दे के पीछे से ये सब देख रही थी और हर बार की तरह उसे ये सब बड़ा अजीब और जादुई लग रहा था। उसने सोचा, तुम्हारे जैसा अपना पूरा हुलिया बदल लेने वाला मेज वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। वो सामने के नज़ारे को देखकर दंग थी और मन ही मन सोच रही थी कि आखिर वो कल का छोटा बच्चा अचानक इतना डैशिंग और हैंडसम नौजवान कैसे बन गया। अब बुलुओं के नीले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेरुखी और ठंडक थी। उसके शरीर से काली और नीली एनर्जी के झटके निकल रहे थे। रूड ने उसकी तरफ देखकर कहा, सॉरी, पर क्या मैंने अभी तुम्हें मुझे छोटा बच्चा कहते हुए सुना? लियन ने हंसते हुए बात घुमा दी, अरे बाबा, मैं तो बस टांग खींच रही थी। पर तुरंत ही वो सीरियस हो गई और पूछा, तुम्हारी मैजिक पावर कैसी है? काम चल जाएगा, रूड ने जवाब दिया, उतनी तो है जितनी चाहिए, पर उससे भी जरूरी बात। उसकी नजरें एक जगह जम गईं, वो आ रहे हैं। लियन ने हैरानी से पूछा, कौन? लेकिन इससे पहले कि उसे जवाब मिलता, एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। जिस शीशे के सुरक्षा कवच के अंदर मैजिक स्टोन रखा था वो पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया। लियन और रूड ने जब नीचे हॉल की तरफ देखा तो वहां चीख पुकार मची थी और गार्ड्स दर्द से तड़प रहे थे। एक हरे बालों वाले आदमी ने ऑक्शनियर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और चिल्ला रहा था, सब के सब दफा हो जाओ यहां से। उसके पीछे खड़ा एक और आदमी पत्थर हाथ में लिए बोला, अब ये मैजिक स्टोन हमारा हुआ। स्टेज पर मचे इस कोहराम को देखकर लियन बोल उठी, ये आखिर हैं कौन? उधर गार्ड्स अपनी तलवारें तान कर चिल्लाए, हथियार फेंक दो और पीछे हट जाओ। हरे बालों वाले आदमी ने एक कमीनी मुस्कान दी और बोला, पीछे हटने की बारी तुम्हारी है। उसने अपनी बैंगनी जादुई ताकत का इस्तेमाल किया जिससे गार्ड्स बुरी तरह तड़पने लगे और अपने कान बंद कर लिए। हवा में सुनहरी रोशनी के छल्ले नाचने लगे और गार्ड्स बेदम होकर जमीन पर गिर गए। वो लंबे बालों वाला आदमी अब हाथ में जादुई पत्थर लिए उन बेबस गार्ड्स को बड़ी हिकारत से देख रहा था और हंसते हुए बोला, सच में क्या हालत बना ली है अपनी। नीचे ऑक्शनियर दर्द से तड़प रही थी और तभी उस लंबे बालों वाले आदमी ने बड़े ही इत्मीनान से कहा, तो फिर ये मैजिक स्टोन अब हम अपने साथ ले जा रहे हैं। जैसे ही उस हरे बालों वाले आदमी ने रत्न को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया वो अचानक वहीं जम गया। उसने देखा कि सामने वो जानवर जैसे कानों वाला आदमी खड़ा है। उसने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? उस बीस्टमैन ने लुटेरे का हाथ इतनी जोर से भींचा कि उसकी दर्दनाक चीख निकल गई। आह, मेरा हाथ, ये लिबास, क्या तुम एसोसिएशन के कोई मेज हो? लुटेरे ने तड़पते हुए चिल्लाकर पूछा। वहां मौजूद मेहमानों के बीच खुसर पुसर शुरू हो गई। एसोसिएशन? ये कौन है? कान और पूंछ। हाँ, इस हुलिये का एक मशहूर मेज तो है। तभी एक औरत के दिमाग की बत्ती जली। अरे, मुझे याद आया, ये तो एसोसिएशन का वो लानोस का हाउंड है। अपना ये नाम सुनते ही उस बीस्टमैन के चेहरे की नसें गुस्से से फड़कने लगीं। वो एकदम से आपा खोकर उछला और चिल्लाया, मैं वो नहीं हूं। किस कमीने की इतनी हिम्मत हुई मुझे हाउंड कहने की? लुटेरों में से वो लंबे बालों वाला आदमी नफरत से बोला, एसोसिएशन का कचरा, मरो तुम। और उसने अपनी सुनहरी जादुई ताकत से उस पर जोरदार हमला कर दिया। एक जोरदार धमाके की आवाज आई। हमला सीधा उस बीस्टमैन के सिर पर लगा था। एक पल के लिए तो वो दोनों लुटेरे भी दंग रह गए, पर तभी उस बीस्टमैन ने अपनी गर्दन घुमाई और उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब खौफनाक लग रही थीं। ये काफी दर्दनाक था, समझे? ये देखकर उन दोनों लुटेरों के तो जैसे तोते उड़ गए।
उधर लायन ने जमीन पर गिरे हुए गार्ड्स को देखा और उलझन में पड़ गई। ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगा था कि यहाँ सिर्फ कुछ कमजोर मोहरे होंगे, पर यहाँ तो सीधे एसोसिएशन के घमंडी मेजेस आ धमके हैं। तभी रूड ने उसे टोकते हुए कहा, लियन, जरा गौर से देखो, ये वही मेज है जो उस दिन उसके साथ था। लियन बुरी तरह चौंक गई। क्या? तो क्या इसका मतलब? इस बीच उस बीस्टमैन ने हल्का सा गला साफ किया और स्टेज के सामने की तरफ बढ़ा। यहां मौजूद सभी मेजेस, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग इस रेयर टॉप टियर मैजिक स्टोन को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। अगर किसी ने भी कोई चालाकी दिखाई तो उसका अंजाम खुद भुगतना। इसीलिए ऑक्शन खत्म होने तक सब शांति से अपनी जगह बैठे रहो, समझे? उसने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, अब से अगर किसी ने भी मैजिक स्टोन को हाथ लगाया या कोई भी शक वाली हरकत की तो उसे पहले मुझसे निपटना होगा, और यकीन मानो नतीजा बहुत बुरा होगा। खैर, मुझे यकीन है कि आप सब समझदार हैं। अब मैं इजाजत चाहता हूं। पर तभी उस बीस्टमैन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। स्टैंड पर रखा मैजिक स्टोन पलक झपकते ही गायब हो चुका था। ऑक्शनियर ने कांपते हुए दूर इशारा किया, वहां देखो। एक काला साया हॉल में खड़ी उस एंजल स्टैचू के ठीक ऊपर खड़ा था। वो बीस्टमैन जोर से चिल्लाया, ओ वहां सी के हाथ में मैजिक स्टोन लिए खड़ा था। बीस्टमैन फिर से चीखा, सिकली मून, तुम ये क्या कर रहे हो? सीके के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी। उसने धीरे से कहा, मुझे महसूस हो रहा है, मैं इसे फील कर सकता हूं। वो पक्का यहीं कहीं है। बीस्टमैन एकदम हक्का बक्का रह गया। क्या? तभी सीके पूरे हॉल की तरफ देखकर चिल्लाया, वे शाहे, तुम्हें भी यही चाहिए ना? अगर दम है तो आकर इसे ले जाओ। अगर तुम अब भी बाहर नहीं आए तो मैं इसे सीधे निगल जाऊंगा। मेहमानों के बीच फिर से शोर मच गया। ये शाहे कौन है? और एसोसिएशन का ये सिगमंड? अब उस मैजिक स्टोन का क्या होगा? लियन ने रूड की तरफ देखा और धीमे से पूछा, क्या ये लोग जिस शाहे की बात कर रहे हैं वो तुम हो? रूड बस खामोश रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। लियन गहरी सोच में डूब गई। ये मामला तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा उलझा हुआ लग रहा है। ऐसा लगता है कि आज ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। क्या इस मोड़ पर आकर मिशन छोड़ देना ही बेहतर होगा? रूड ने अपना सिर झुकाया और ठंडे लहजे में बोला, मैं महज एक धूल के दाने जैसे मामूली इंसान की वजह से अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ सकता। लियान उसे गौर से देखने लगी। धूल? वो लाल रंग की धूल? उसने एक लंबी और बेबस सी सांस छोड़ी। हाँ, शायद कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। वैसे भी तुम्हें रोकना नामुमकिन है। तभी भीड़ में से एक आदमी की बुदबुदाने की आवाज आई, अब तो मेरा लूटपाट करने का मोटिवेशन ही खत्म हो गया है। पास खड़े एक और आदमी ने मायूसी से कहा। हॉल में मौजूद एक और शख्स ने बड़ी ही बेरुखी से बोला, यहाँ इतने सारे मेजेस हैं, पर अगर वो सब मिलकर एक साथ हमला भी कर दें तो क्या सच में कोई फर्क पड़ेगा? बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो, हम उनके लेवल के आसपास भी नहीं हैं। एसोसिएशन का वो सिकली मून, शायद सिर्फ वही ब्लैक मेज जिससे हाल ही में उनका सामना हुआ था, कुछ कर पाने की हिम्मत रखता होगा। वरना भला कौन पागल सिकली मून को चुनौती देने का रिस्क लेगा? जीके उस टूटी हुई स्टैचू के ऊपर बड़े आराम से खड़ा था और उसके हाथ में मौजूद मैजिक स्टोन अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। उसने एक शातिर मुस्कान के साथ नीचे झांका और पूछा, क्यों, क्या तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा, या फिर मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते हो? ये सुनकर वो बीस्टमैन गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाकर बोला, सीके, ये अपना पागलपन बंद करो और चुपचाप नीचे आ जाओ। पर सीके पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बड़ी ही हिकारत से जवाब दिया, बुढ़े, तुम चाहो तो अब घर वापस जा सकते हो। हाँ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये सुनकर बीस्टमैन का खून खौल उठा। ओए छोकरे, क्या तू सच में अपनी आंखों से नर्क का नजारा देखना चाहता है? पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक हॉल में नीचे से एक बर्फीली और ठंडी लहर उठी। सिगमंड और सीके दोनों की नजरें तुरंत नीचे की तरफ मुड़ गईं। देखते ही देखते पूरी जमीन पर बफर की एक सफेद चादर बिछने लगी और वो ठंड इतनी तेजी से फैली कि उसने उस एंजल स्टैचू के बेस को भी काट दिया। वो बीस्टमैन हैरान होकर पीछे हटा। क्या? ये सब क्या बवाल है? तभी वो भारी भरकम एंजल स्टैचू एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर आ गिरी। उसी पल बर्फीली हवाओं का एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉल देखते ही देखते बर्फ के किले में तब्दील हो गया। उस बर्फीली धुंध के बीच से टाइक्सी बाहर निकली, जिसके हाथ में बर्फ से बनी एक चमकती हुई आइस सॉर्ड थी। बीस्टमैन ने उस पर चिल्लाते हुए पूछा, क्यों, क्या ये सब तुम्हारी करतूत है? टाइक्सी की आंखों में मौत जैसी ठंडक थी। उसने बड़े ही शांत लहजे में जवाब दिया, मैं यहाँ ऑक्शन में एक फेयर तरीके से हिस्सा लेने आई थी। उसने अपने हाथ में एक सिल्वर कॉइन दिखाया और बोली, मैं अपने साथ ये एक सिल्वर कॉइन भी लेकर आई थी। ये देखकर बीस्टमैन ने मन ही मन सोचा, सिर्फ एक सिल्वर कॉइन, भला इतने से क्या उखाड़ लेगी? पर तभी टाइक्सी की नजरों में एक अजीब सी चमक आई और वो कड़क आवाज में बोली, लेकिन तुमने बीच में आकर सब बिगाड़ दिया और मुझे इंटरप्ट किया।
सीके ऊपर ऊंचाई पर खड़ा था और ताइक्सी नीचे से उसे सीधी चुनौती दे रही थी। ताइक्सी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम? लियन नीचे मचे उस घमासान को देख रही थी। हाँ, ये नीले बालों वाला बंदा अचानक कहाँ से आ गया? उसने हैरान होकर पूछा। पता नहीं ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, पर हमारे लिए ये एक बेहतरीन मौका है, उसने रूड की तरफ देखते हुए कहा, है ना? रूड बालकनी के बिल्कुल किनारे खड़ा होकर नीचे का नज़ारा देख रहा था। उसने बड़े ही इत्मीनान से जवाब दिया, बिल्कुल। लियन ने बात आगे बढ़ाई, तो फिर टारगेट कहाँ है? रूड की नज़रें पूरी भीड़ को स्कैन करने लगीं और आखिरकार एक आदमी पर जाकर टिक गईं। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई मिल गया। तभी नीचे बर्फ के क्रिस्टल किसी बम की तरह फटने लगे और जादुई एनर्जी की गूंज चारों तरफ फैल गई। शॉकवेव्स की वजह से सब कुछ हिल गया था और दोनों ताकतों के बीच भीषण टक्कर हो रही थी। ताइक्सी ने अपनी तलवार घुमाई और तेजी से सीके की तरफ बढ़ी। सीके हवा से सीधा नीचे आया और उसने एक जोरदार वार किया। एनर्जी का एक और जबरदस्त धमाका हुआ। अब ताइक्सी हवा में थी और सीके मजबूती से जमीन पर टिका हुआ था। तलवार की तेज रोशनी सीधा सीके को लगी, जिससे उसका शरीर एक पल के लिए हिल गया। दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराईं। ताइक्सी ने मजबूत पकड़ बनाते हुए अपनी बॉडी नीचे की तरफ झुकाई, जबकि जीके अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। सीके की आंखें हैरानी से छोटी हो गईं। क्यों? ताइक्सी की नीली आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। सीके के होठों पर एक नफरत भरी मुस्कान आई। अपनी हदें भूलने वाले बेवकूफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आ गए? उसकी आवाज एकदम भारी और खौफनाक हो गई। क्या तुम सच में मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? देखते ही देखते सीके ने अपने शरीर से खौफनाक लाल एनर्जी रिलीज की। ताइशियाना पूरी तरह से उस लाल एनर्जी के घेरे में समा गई। वो एनर्जी एक बवंडर बन चुकी थी, जिसकी तबाही मचाने वाली ताकत सब कुछ तहस नहस कर रही थी। ताइशियाना उस जादुई बवंडर के बीच से नीचे गिरने लगी। तभी उस लाल एनर्जी में एक भयानक ब्लास्ट हुआ। पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और धमाके की शॉकवेव ने वहां मौजूद लोगों को उठाकर फेंक दिया। पूरा हॉल अब मलबे के ढेर में बदल चुका था और हर तरफ धूल का गुबार छाया हुआ था। उसी धुएं और धूल के बीच एक साया खड़ा दिखाई दिया। उस शख्स ने अपनी पहचान बताई, मेरा नाम ताइशियाना है। सीके बिल्कुल शांत खड़ा उसे देख रहा था। अचानक ताइशियाना की आंखों में एक तेज नीली चमक उठी। अवेकनिंग। एक बेहद चमकदार नीली रोशनी ने उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। जादुई रोशनी के उस घेरे में जीके ने बड़े ही घमंडी अंदाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है अवेकनिंग के बाद क्या कुछ बदल जाएगा? ताइक्सी के चेहरे पर नीली रोशनी चमक रही थी और उसकी निगाहें एकदम तीखी थीं। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अब अपनी शामत के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही पल ताइक्सी रोशनी की एक तेज किरण की तरह अपनी तलवार लिए जीके की तरफ झपटी। ये नज़ारा देखकर राजकुमारी खुशी से झूम उठी और अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए चिल्लाने लगी, ताइशी, ताइकी! वो एक्साइटमेंट के मारे पागल हो रही थी। देखो, ताइक्सी की अवेकनिंग हो गई है। ये कितना पावरफुल और कूल लग रहा है ना? पास खड़े उस चश्मे वाले आदमी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने राजकुमारी को टोकते हुए कहा, राजकुमारी साहिबा, हमारे लिए अभी यहां से तुरंत निकलना ही बेहतर होगा। राजकुमारी ने झट से मना कर दिया, अरे नहीं, मुझे अभी नहीं जाना। चश्मे वाले आदमी के माथे पर पसीना आ गया। ताइसी इस वक्त लड़ाई में बिजी है और मैं अब आपकी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। हम चुपके से यहां आए थे और अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी तो पदवी टाइटल ही छिन जाएगी। उसने राजकुमारी को मजबूती से पकड़ा और गंभीरता से कहा, इससे पहले कि यहां कोई और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए, हमें वापस चलना चाहिए। उधर लड़ाई की गूंज चारों तरफ फैल रही थी और वहां मौजूद मेहमानों के बीच जबरदस्त भगदड़ मच गई। हर कोई बस जान बचाकर बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। जल्दी करो, सब बाहर निकलो। आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी भीड़ में से कोई जोर से चिल्लाया, वो मैजिक स्टोन कहाँ है? मैंने साफ देखा था कि वो इसी तरफ गिरा था। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। तभी उस बीस्टमैन ने सबको बेरहमी से हटाते हुए अपना रास्ता बनाया और दहाड़ा, सबके सब रास्ते से हटो। वो काफी चिढ़ा हुआ लग रहा था। लानत है उस बेवकूफ पर, उसे लड़ना ही था तो कम से कम वो मैजिक स्टोन तो मुझे दे देता। वो अपनी नजरों से पूरे इलाके को छानने लगा कि आखिर वो कीमती पत्थर गिरकर कहाँ गायब हो गया। रूड बिल्कुल शांत खड़ा होकर इस पूरी अफरा तफरी को गौर से देख रहा था। यहां बहुत ज्यादा भीड़ है, उसने धीरे से बुदबुदाते हुए अपनी टोपी का किनारा और नीचे खींच लिया। उसकी नीली आंखों में अचानक एक सुनहरी चमक उठी। सबका ध्यान अभी उस मैजिक स्टोन को ढूंढने पर है। यही सही मौका है इस हंगामे के बीच अपना काम खत्म करने का। उसकी नजरें दूर खड़े उस आदमी पर जम गईं। वो बस यही प्लान कर रहा था कि आखिर कैसे एकदम नेचुरल तरीके से अपना अगला कदम बढ़ाया जाए। उसकी टांग पर बने उस निशान को आखिर मैं सबके सामने कैसे लाऊं? क्या वाकई उसकी पैंट उतारना ही इकलौता रास्ता है? रूड गहरी सोच में डूबा हुआ था। थोड़ा और दिमाग लगा रूड,
पक्का कोई और तरीका भी होगा। लानत है मेरे उस कमीने मास्टर पर, उसने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया है। तभी भीड़ में से कोई चिल्लाया, कहाँ गया वो मैजिक स्टोन? किसने चुराया उसे? रूड मौका देखते ही आगे बढ़ा और एक नीले बालों वाले आदमी के पास जाकर बोला, सुनिए। वो आदमी हैरानी से पीछे मुड़ा। रूड ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सब देखा है। वो जो बैंगनी कपड़ों वाला आदमी है ना, उसने मैजिक स्टोन छुपा रखा है। नीले बालों वाला आदमी सन्न रह गया। क्या तुम उस हंसने वाले बंदे की बात कर रहे हो? रूड ने बैंगनी कपड़े वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ वही। शायद उसने उसे अपनी पैंट के अंदर छुपाया है। ये सुनते ही वो आदमी आव देखा नताव सीधा उस पर झपटा और उसका कंधा पकड़कर चिल्लाया, ओए, तूने मैजिक स्टोन छुपाया है ना? बैंगनी कपड़ों वाला आदमी एकदम सकपका गया। क्या? ये क्या बकवास है? पर तब तक भीड़ में शोर मच चुका था। मैजिक स्टोन! इस चोर ने मैजिक स्टोन चुरा लिया है। पकड़ो इसे। रूड मन ही मन मुस्कुराया। क्या वाकई मेरा ये प्लान काम कर गया? तभी एक तेज लाल रोशनी चमकी और एक आदमी सीधा जमीन पर आ गिरा। बैंगनी कपड़ों वाले शख्स का चेहरा अब पूरी तरह उतर चुका था। इन लोगों को आखिर पता कैसे चला? उसने झटके से अपनी डैगर बाहर निकाली, जिसे देखकर भीड़ के होश उड़ गए। रूड भी ये देखकर दंग था। शिट! आखिरी मोमेंट पर सब गुड़गोबर हो गया। तो क्या वाकई उसी के पास मैजिक स्टोन है? बैंगनी कपड़ों वाले आदमी ने अपने सीने को मजबूती से पकड़ लिया। जो चीज एक बार मेरे हाथ लग गई उसे मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। उसके शरीर से बैंगनी रंग की जादुई रोशनी फूटने लगी। मेरा नाम क्रॉकर है। अवेकनिंग! क्रॉकर के हाथों में जादुई एनर्जी की एक बॉल बनने लगी। उसने बड़ी हिकारत से भीड़ की तरफ देखा और बोला, ओए कीड़े मकोड़ों, कान खोलकर सुन लो। मैजिक स्टोन अब मेरे पास है। अगर किसी ने भी इसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और अगले ही पल उसने वो बैंगनी एनर्जी बॉल सीधे भीड़ की तरफ दाग दी। उसका फिगर पूरी तरह से ब्लैक ऑरा से घिरा हुआ था। लू डे एक काली शैडो में ट्रांसफॉर्म होता है और पलक झपकते ही केलुओ के ठीक सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। केलुओ के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं और उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ जाता है। उस शैडो अटैक का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि केलुओ के सीधे पीछे जाकर गिरता है और उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकल जाती है। उसका अप्रेजल उसके सामने खुल चुका था, लेकिन लू डे ने बिना कोई मौका दिए उसे जमीन पर बुरी तरह से पिन डाउन कर दिया। लू डे की चमकती हुई नीली आंखों में एक अजीब सी ग्लो थी। उसने बड़ी ही क्रीपी शांति के साथ फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है। दूर खड़ा एक्सी के बड़ी ही सीरियस और इंटेंस नज़र से इस पूरे सीन को ऑब्जर्व कर रहा था। दूसरी तरफ का नज़ारा भी कम खतरनाक नहीं था। टाइटियन एक तेज नीली रोशनी में पूरी तरह से कवर हो चुका था और उसकी आंखों से भी तेज लाइट फ्लैश हो रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत से एक मैसिव ब्लू एनर्जी वेव अनलीश की, जो सीधा एक्साइकी की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। इधर के लुओ के जमीन पर पड़ा हुआ सदमे और कन्फ्यूजन में बड़बड़ा रहा था। ये ब्लैक मैजिक आखिर है क्या? आसपास खड़ी भीड़ में पैनिक फैलने लगा था। लोग डर के मारे फुसफुसा रहे थे, क्या ये सच में? शूअर के आदमी के चेहरे पर साफ खौफ देखा जा सकता था। और तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, हे मोफाशी! केलुओ के ने किसी तरह स्ट्रगल करते हुए खुद को पैरों पर खड़ा किया। उसने पागलों की तरह दहाड़ते हुए कहा, मैं उस मैजिशियन को कभी नहीं छोड़ूंगा। वो सिर्फ मेरा है। लेकिन लू डे की आवाज में अभी भी वही डेडपैन कॉमनेस थी। उसने ताना मारते हुए कहा, जो चीज तुमने चोरी की है उसे तुम अपना कैसे कह सकते हो? वैसे भी मुझे उस मैजिशियन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अचानक केलुओ की आंखों की पुतलियां पर्पल कलर में चमकने लगीं और अगले ही पल एक भयानक रेड एनर्जी का एक्सप्लोजन हुआ, जिसने पूरे एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। लू डे उस खतरनाक एनर्जी स्टॉर्म के बिल्कुल सेंटर में खड़ा था और थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा था। तभी एक जानलेवा होंग से जियान गुआंग सीधा लू डे की तरफ स्लैशिंग अटैक करते हुए नीचे आई। लू डे की नजरें बिल्कुल शार्प थीं, लेकिन अगले ही सेकंड कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। एक्सी के अचानक से लू डे के बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने हल्की सी आवाज में कहा, हेलो। फिर वो लू डे के चेहरे के बिल्कुल पास आया और उसके कान में विस्पर किया, शाओहेगू। ये सुनते ही लू डे की पुतलियां झटके से सिकुड़ गईं। बिंग ताई जी यूए! एक जोरदार धमाके के साथ वो रेड एनर्जी पूरी तरह बर्स्ट हो गई। जमीन बुरी तरह से फटने लगी और उस शॉकवेव का इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि भीड़ में खड़े लोग हवा में तिनकों की तरह उड़ गए। हर तरफ से सिर्फ लोगों की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। ताई कियान उस मलबे और रूइंस के बीच गिरा पड़ा था। बहुत दर्द हो रहा है, उसने कराहते हुए अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। टाइटियन ने अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी आंखों में एक अजीब सा डिटर्मिनेशन था। उसने खुद से कहा, अगली बार मैं सिर्फ बात नहीं करूंगा। उधर के लुओ के ने जल्दी से वो मैजिक स्टोन उठाया और वहां से भागने के लिए मुड़ा। भागते हुए वो पागलों की तरह चिल्लाया, वो सिर्फ मेरा है। पीछे से भीड़ भी उसे पागलों की तरह चेस कर रही थी। लोग चिल्ला रहे थे,
उसे रोको, वो मैजिक स्टोन लेकर भाग रहा है। केलुओके ने पीछे मुड़कर गुस्से में गाली दी। ये डैम पिरामिड। उसने भागते हुए ही अपने पीछे एक जबरदस्त पर्पल एनर्जी ब्लास्ट रिलीज किया। उस जोरदार एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट ने पीछा करने वालों को झटके से दूर उछाल दिया। उसने बड़ी ही एरोगेंस के साथ ताना मारा, कमजोरों को तो रास्ते से ही हट जाना चाहिए, मैं हूं मेज केलुओके। लेकिन उसकी ये हीरोपंती ज्यादा देर नहीं चली। अचानक एक हरे रंग का हुड पहने हुए लड़की उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसने बहुत ही कोल्ड टोन में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ के सारे मेजेस तुमसे वीक हैं? और बिना कोई मौका दिए उस ग्रीन हुडेड लड़की ने केलुओके के मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। तभी वहां बाकी हुडेड फिगर्स भी एक एक करके अपीयर होने लगे और उन्होंने पूरी तरह से उसे सराउंड कर लिया। भीड़ खौफ के मारे इस भयानक बैटल को देख रही थी। लोगों में पैनिक फैल गया। ये तो हे मोफाशी हैं। हे मोफाशी और बिंग ताइजीयुए के बीच जंग छिड़ गई है। दूर खड़ा वो ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक में था। उसने सोचा, हे मोफाशी और बिंग ताइजीयुए, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स हो जाएगी। उसने घबराकर इधर उधर देखा। फादर? वो लड़का अपनी जगह से खड़ा हुआ और पूछा, लुएन, फादर कहाँ गए? लुएन नाम की उस मेड ने कामली जवाब दिया, मास्टर पहले ही यहां से जा चुके हैं। लड़का ये सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। इतनी जल्दी? उसने कुछ देर गहराई से सोचा। मुझे लगता है अभी यहां से निकल जाना ही सबसे सेफ ऑप्शन है, लेकिन मुझे ये बैटल देखनी है। इन पावरफुल मेजेस की ये एपिक फाइट मैं मिस नहीं कर सकता। दूसरी तरफ लायन अपनी बेहोशी से बाहर आ चुका था। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कराह कर कहा, आखिरकार नौबत यहां तक आ ही गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। बिंग ताइजीयुए यहां एसोसिएशन में आ टपकेगा, ये सच में एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन था। मुझे लगा था इस मिशन का रिस्क बहुत लो है, इसलिए मैं अपनी एनर्जी रिप्लेनिश करने के लिए कोई मैजिक क्रिस्टल भी साथ नहीं लाया। लायन का चेहरा टेंशन से सख्त हो गया था। उसने गहरी सांस ली। ये फाइट जितनी लंबी खिंचेगी, हमारे ट्राइब के लिए सिचुएशन उतनी ही खराब होती जाएगी। उन खंडहरों के बीच का माहौल एकदम टेंस था, जहां रूड और हिक आमने सामने एक खतरनाक फेस ऑफ के लिए खड़े थे। खामोशी को तोड़ते हुए रूड ने ही सबसे पहले बात शुरू की। देखो, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, मेरी तुमसे दुश्मनी मोल लेने की कोई इंटेंशन नहीं है। ये सुनकर हिक थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसने हैरानी से पूछा, सच में? रूड ने मानो हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। मेरा टारगेट वो मैजिक स्टोन बिल्कुल नहीं है, और जहां तक मुझे पता है तुम्हारा गोल उस मैजिक स्टोन को ऑक्शन खत्म होने तक प्रोटेक्ट करना है ना? ये बात मैंने तुम्हारे ही साथी से सुनी है। उसकी बातें सुनकर वो 20 ईयर्ड आदमी एकदम से चौंक गया, पर रूड बिना रुके आगे बोलता गया, तो हमारे लिए यही बेस्ट रहेगा कि हम अपने अपने काम से काम रखें। और हाँ, अपने ये मजाकिया से मैजिक रून्स भी अंदर रख लो। लेकिन तभी माहौल बदल गया। हिकमन के पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा रेड मैजिक सर्कल फैल गया और वो उस चमकती हुई रोशनी के बिल्कुल सेंटर में खड़ा था। उसकी आवाज में एक अजीब सा गुरूर था, और अगर मैं ना चाहूं तो? ये सुनते ही रूड का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। हिकमन ने अपनी कोल्ड टोन में उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा टारगेट मैजिक स्टोन है या नहीं, मुझे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। उस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उस दिन के बाद से मैंने तुम्हें कितने पागलों की तरह ढूंढा है? ओफियन के उन लोगों ने उस पत्थर को किसी खजाने की तरह छिपाकर रखा था, इसलिए मैंने उन सारे मिशंस और इवेंट्स का पीछा किया जहां तुम्हारे आने के थोड़े से भी चांसेस थे, पर तुम कहीं मिले ही नहीं। इधर रूड मन ही मन बुरी तरह झल्ला रहा था। अबे वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं आजकल ऑटोग्राफ बांटने और अपनी पैंट उतारने जैसे फालतू कामों में बिजी था यार। तभी हिकमन ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, और अब आखिरकार तुम मेरे ठीक सामने खड़े हो। अचानक से वहां एक भयानक रेड एनर्जी ब्लास्ट हुई और वो दोनों पलक झपकते ही एक दूसरे की तरफ तेजी से लपके। ब्लैक और रेड पावर आपस में बहुत ही ब्रूटल तरीके से टकराई। हिकमन की लाल आंखें चमक उठीं और उसने कहा, तो चलो, मुझे एक बार फिर से वो जलवा देखने दो। उनके इस टकराव का इम्पैक्ट इतना भारी था कि उसी पल वो पूरी बिल्डिंग ढहने लगी। वहां मौजूद गेस्ट्स डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। वो नीचे आ रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। और तभी एक और कान फाड़ देने वाला जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद सब कुछ एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट में समा गया। ऊपर से लैंड करते ही उस जोरदार इम्पैक्ट ने जमीन को फाड़ कर रख दिया। धूल और मलबे के बीच से 20 ईयर्ड आदमी झल्लाते हुए बड़बड़ाया, क्या वो पागल इस पूरी जगह को तबाह करना चाहता है? फिर वो आगे बोला, उसे देखो। एक्साइटमेंट के मारे उसके मुंह से ठीक से आवाज तक नहीं निकल रही है। वो लड़ने के लिए पूरी तरह से फायर्ड अप हो चुका है। उसका चेहरा अब एकदम सीरियस हो चुका था। उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, ऑक्शन तो पहले ही एक पूरी तरह से मेस बन चुका है। अगर हमने किसी तरह वो मैजिक स्टोन वापस ढूंढ लिया तो शायद हम ऊपर वालों को कोई जवाब दे पाएं। इसी बीच वहां मौजूद क्लोक्ड आदमियों ने अचानक से क्रॉक पर अटैक कर दिया। क्रॉक गुस्से से दहाड़ते हुए चिल्लाया,
तुम लोग ये क्या कर रहे हो बे? मेरा मैजिक स्टोन मुझे वापस करो। पर उन क्लोक्ड लोगों ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उल्टा उसी से पूछताछ करने लगे। हमें बस इतना बता कि तूने उस मैजिक स्टोन को कहाँ छुपाया है। क्रॉक को मार मार कर जमीन पर गिरा दिया गया था। वो गालियां देते हुए बड़बड़ाया, ये कमीने भी ना, कसम से। तभी भीड़ में से एक आदमी जोर से चिल्लाया, पैंट, उसकी पैंट चेक करो। वो मैजिक स्टोन उस कमीने की पैंट के अंदर है। ये सुनकर क्रॉक का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हड़बड़ाते हुए बोला, क्या तुम लोग ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? वो क्लोक्ड आदमी कंफ्यूज होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। क्रॉक ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना, मेरे पास वो नहीं है। ए पागलो, मेरे पास मत आना, बता रहा हूं। उधर दूसरी तरफ हिकमन खामोशी से उन खंडहरों के बीच खड़ा था और उसके हाथ में रूड का क्लोक था और रूड स्टैंड्स पर खड़ा था। उसने अपने बगल में खड़ी लेडीज की तरफ मुड़कर कहा, आप लोग यहां से जल्दी निकल जाइए, यहां रुकना अब बहुत डेंजरस है। फिर वो नीचे की तरफ बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, किसी की जान लेना सच में कितना अजीब है। मैं आखिर एक फालतू की फाइट में अपनी मैजिक पावर क्यों वेस्ट करूं? वो कुछ गहराई से सोचते हुए बड़बड़ाया, वैसे अब याद आया, उस दिन के बाद से ही मास्टर मुझे लगातार कुछ अजीबोगरीब मिशंस दे रहे हैं। कहीं ये सब भी उस सिरफिरे की वजह से तो नहीं हो रहा? रूड ने नीचे की तरफ झांक कर देखा। लगभग सारे लोग वहां से जा चुके थे। उसने सोचा, भले ही ये मिशन फेल हो गया हो, पर कम से कम मुझे उस मार्क की मौजूदगी तो कंफर्म करनी ही पड़ेगी। तभी हिकमॉन ने एक खतरनाक स्मर्क के साथ कहा, अगर तुम्हारा लड़ने का कोई इरादा नहीं है तो फिर मुझे ही अपना पहला अटैक करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से सोचना। उसके शरीर से भयानक रेड एनर्जी बाहर फूटने लगी थी। वहां मौजूद लोग खौफ से कांपते हुए ऊपर देखने लगे। वो क्या है? आखिर वो क्या बला है? एक विशाल रेड मैजिक सर्कल ने पूरे हॉल को अपनी चपेट में ले लिया था। क्रॉक डर के मारे पसीना पसीना हो गया। अब ये क्या नई मुसीबत है? बड़बड़ाते हुए उसने वहां से भागने के लिए पीछे मुड़कर देखा। तभी डोंगमाओ के एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया और गुर्राते हुए कहा, वहीं रुक जा। पलक झपकते ही क्रॉक उन डोंगमाओ आदमियों के बीच बुरी तरह घिर चुका था। वो पागलों की तरह चीखा, अबे अंधे हो क्या? ऊपर देखो, क्या तुम लोगों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? तभी हवा चीरती हुई एक काली चाबुक सीधे क्रॉक पर आकर लगी। वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा और बुरी तरह खांसने लगा। रूड ने उन डोंगमाओ आदमियों की तरफ देखते हुए एकदम शांत आवाज में कहा, तुम लोगों को अब यहां से निकल जाना चाहिए। उनमें से एक आदमी ने खौफजदा होकर पूछा, क्या वो कोई ब्लैक मेज है? रूड ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अगर तुम्हें जादूगरों के इन पचड़ों से ज्यादा अपनी जान प्यारी है तो तुरंत यहां से दफा हो जाओ। ये जगह अब किसी भी पल गिरकर मलबे में बदल सकती है। ऊपर हवा में तैरता वो विशाल रेड मैजिक सर्कल अब एक तबाही मचाने वाली रोशनी छोड़ रहा था। शाओ एरनान ने घबराकर कहा, ये जगह अब बहुत जल्द ढहने वाली है। एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने झटके से हिक का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, तू ये क्या पागलपन कर रहा है? इसे तुरंत रोक। क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि यहां अभी भी लोग फंसे हुए हैं? क्या तू सबको मार डालना चाहता है? लेकिन हिक ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस खामोश खड़ा रहा। लियन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां पहले से ही पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। उसने मन ही मन सोचा, बुलुओ कहाँ है? बस एक बार वो मिल जाए, फिर हम टेलीपोर्टेशन स्क्रोल का इस्तेमाल करके यहां से निकल लेंगे। पर लियन को अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उधर दूसरी तरफ रूड एकदम खामोशी से क्रॉक के सामने खड़ा था। क्रॉक लड़खड़ाते हुए जमीन से उठा और गुस्से में आग बबूला होकर गालियां बकने लगा, मुझे पहले ही पता था कि उन फालतू रूमर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तेरे जैसा लालची ब्लैक मेज असल में इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा। तू बस बाकी सबको यहां से भगाना चाहता है ताकि तू अकेला ही उस मैजिक स्टोन को हड़प सके, है ना? रूड ने अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए एकदम ठंडी आवाज में कहा, लोग अक्सर वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। ये सुनते ही क्रॉक का पारा और चढ़ गया। वो गुर्राया, क्या बकवास कर रहा है बे तू? कॉटल, क्या तुम वाकई ये सब नाटक कर रहे हो? क्रॉक हैरान होकर चिल्लाया, ये क्या बकवास है? रूड ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे सिर पर एक काफी बड़ा बाउंटी है। सब कुछ जानते हुए भी तुम यहां मजे से घूम रहे हो। ये तुम्हारी बेवकूफी नहीं तो और क्या है? क्रॉक गुस्से से पागल हो गया। चुप हो जा। ये किस तरह की फालतू बातें कर रहा है तू? इधर रूड ने मन ही मन सोचा, इसका रिएक्शन तो एकदम असली लग रहा है। फिर उसने कहा, ठीक है, तो फिर मैं खुद ही चेक कर लेता हूं। उसने झटके से आगे बढ़कर क्रॉक का सीना पकड़ लिया। क्रॉक घबराकर चिल्लाया, रुको, छोड़ो मुझे। तभी अचानक उसकी गोद से मैजिक स्टोन नीचे गिर गया। क्रॉक ने फुर्ती से उसे अपने हाथों में समेट लिया और घबराते हुए बोला,
ठीक है, ये लो, मैं ये मैजिक स्टोन तुम्हें दे दूंगा। रूड ने कन्फर्म कर लिया कि उसके पास वाकई वो पत्थर था। पर तभी किसी ने क्रॉक को एक जोरदार लात मारी और वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उस एनर्जी इम्पैक्ट ने जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया था। रूड ने अपनी नजरों को हिकमॉन पर टिकाया, जिसने अब उस मैजिक स्टोन को अपने हाथों में ले लिया था और उन खंडहरों के बीच शान से खड़ा था। रूड और वो एक बार फिर आमने सामने थे। रूड ने बात को सुलझाने की कोशिश की। देखो, पहले हम शांति से बात करते हैं। लेकिन हिकमन तो जैसे कुछ सुनने के मूड में था ही नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत पैरों में लगाई और एक झटके में रूड की तरफ झपटा। रूड समझ गया कि इससे बात करना बिल्कुल बेकार है। हिकमॉन ने रूड का टखना पकड़ लिया। रूड चिल्लाया, अरे रुको तो सही। पर हिकमॉन ने उसे हवा में उछाल दिया और उसके तुरंत बाद वहां एक बहुत ही खतरनाक धमाका हुआ। धुएं के बीच से हिकमॉन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ा खेलना चाहोगे? धमाके के बीच खुद को संभालते हुए रूड के चारों तरफ काली एनर्जी घूमने लगी और उसकी आंखें एकदम तेज हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, ये बंदा सच में पागल है। उस भारी एनर्जी के बीच रूड की परछाई एकदम मजबूती से डटी रहीं। अचानक से आसपास का स्पेस मुड़ने लगा और वो दोनों एक अजीब से अंधेरे वॉइड में गिरने लगे, जहां से एक अजीब सी धीमी आवाज आ रही थी। दोनों एक दूसरे को ठंडी नजरों से घूर रहे थे। तभी अचानक सब कुछ सन्नसा हो गया और चेतना जैसे गायब हो गई। एक तेज रोशनी चमकी और अचानक से सारी एनर्जी शांत हो गई और धूल के बादल भी छंटने लगे। रूड और हिकमन अब भी एक दूसरे से काफी दूर आमने सामने खड़े थे। रूड अपने घुटनों के बल नीचे उतरा, उसके माथे पर हल्की सी शिकन थी। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या हुआ? जो मैजिक पावर मैंने अभी इकट्ठा की थी वो अचानक गायब कैसे हो गई? उधर हिकमन ने झल्लाते हुए उसे कोसा, अबे ओए तू। तभी शाओ एरनान अचानक उसके सामने आ गया और वो भी बुरी तरह चौंक गया। जमीन पर एक अजीब सा पर्पल मैजिक सर्कल उभरने लगा था। देखते ही देखते एक तेज रोशनी पूरे हॉल के बीचों बीच फैल गई। वो मैजिक सर्कल लगातार बड़ा होता जा रहा था और हॉल का फर्श टुकड़ों टुकड़ों में टूटने लगा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। उस मैजिक सर्कल से निकलती हुई वो अजीब सी रोशनी किसी अपशकुन जैसी लग रही थी। वहां खड़े एक आदमी का तो जैसे दिल ही बैठ गया। ये मैजिक सर्कल यहां अचानक कैसे आ गया? तभी उस सर्कल के अंदर से बड़े बड़े पर्पल क्रिस्टल्स बाहर निकलने लगे। सारी एनर्जी उन क्रिस्टल्स के बीच इकट्ठा होने लगी और आपस में टकराते हुए वो एक भयानक चेहरा बनाने लगे। देखते ही देखते उस चीज की पीली और डरावनी आंखें खुल गईं। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और हर तरफ बस एक ही शोर था, भागो, राक्षस आ गया। लुअन का चेहरा भी टेंशन में था। उसने पुकारा, यंग मास्टर। लैपिस ने खौफ से पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, ये बला आ कहां से रही है? लुअन ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो फर्श पर बने उस मैजिक सर्कल से निकल रहा है। लैपिस झुंझलाकर बोला, अबे वो तो मुझे भी दिख रहा है। वो क्रिस्टल वाला मॉन्स्टर अब जमीन पर गिरे हुए एक लड़के और लड़की की तरफ बढ़ने लगा था, जो अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह चिल्ला रहे थे। लैपिस तुरंत लुएन की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, लुएन, अपनी तलवार मुझे दो। लुएन ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और बड़े शांत भाव से कहा, तो क्या आप लड़ने जा रहे हैं? ठीक है, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लैपिस ने जवाब दिया, मुझे पता है कि मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, पर यहां किसी बेवकूफ की तरह खड़े रहने से तो अच्छा है कि मैं कुछ हाथ पैर मारूं। तलवार हाथ में आते ही लैपिस ने उसे मजबूती से पकड़ा और उसके पूरे शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ लपका और उन दोनों डरे हुए लोगों की तरफ देखकर चिल्लाया, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा। और हवा में उछलते हुए उसने अपनी पूरी जान लगा दी, पर उसे एक बहुत बड़ी ताकत ने दूर फेंक दिया और वो चीखते हुए हवा में उड़ गया। लुएन ये सब देखकर सन्न रह गया। जैसे ही रोशनी कम हुई, लैपिस ऊपर से नीचे गिरने लगा, जिसे लुएन ने फौरन लपक लिया। उसने उस राक्षस की तरफ सिर उठाकर देखा और बुदबुदाया, ये क्या कोई बदसूरत जेलीफिश है या फिर कोई विशाल ऑक्टोपस? आखिर हम इसे कहें क्या? वो दोनों उस टूटे हुए फर्श पर खड़े होकर सामने फैली हुई उस जहरीली बैंगनी धुंध का सामना कर रहे थे। तभी अचानक पर्पल एनर्जी का एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और वो बीस्ट ईयर्ड आदमी लड़खड़ाते हुए नीचे लैंड हुआ। उसने दहशत के साथ चारों तरफ नजर घुमाई। ये सब क्या बवाल है? फिर उसने रूड की तरफ मुड़कर पूछा, क्या ये कोई समनिंग सर्कल है? रूड ने बड़ी शांति से दोहराया, समनिंग सर्कल? तुम्हारा मतलब? ये सुनते ही उस आदमी का दिल धक से रह गया। ब्लैक मेज, उसने हकलाते हुए जवाब दिया। हाँ, शायद ऐसा ही लग रहा है। रूड ने आगे सवाल किया, क्या कोई ऐसा जादूगर है जो इन राक्षसों को बुला सके? उस आदमी ने जवाब दिया, इसके बारे में मैं पक्का तो नहीं कह सकता, पर मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना है। रूड सिर झुकाकर गहरी सोच में डूब गया। तो फिर यह है क्या? ये सिर्फ एक या दो नहीं है, इतने बड़े स्केल का समन?
तभी हवा का एक तेज झोंका आया और लाल ड्रेस पहने एक लड़की ठीक उनके सामने लैंड हुई। उसे देखकर रूड के मुंह से निकला, लियन। उसने हैरानी से पूछा, तुम तो यहां से जा चुकी थी ना? लियन ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैं उन बुज़दिलों की तरह नहीं हूं जो अपनी जान बचाकर अकेले भाग जाऊं। उस बीस्ट ईयर्ड आदमी ने रूड की तरफ एक तिरछी नजर डाली और सोचा, क्या ये ओफियन फैक्शन का कोई साथी है? उसने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और मन ही मन बोला, शक्ल से तो ये कहीं से भी जादूगर नहीं लगता। फिर उसने हिक की तरफ मुड़कर उसे अलर्ट किया, पर जैसे ही हिक ने अपना हाथ ऊपर उठाया, उसके चारों तरफ अचानक पिंक एनर्जी का विस्फोट हुआ। तभी एक पत्थर आकर उस बीस्ट ईयर्ड आदमी को लगा, जिससे वो झटके के साथ पीछे हट गया। जादूगर! उसने हैरान होकर कहा। हिक ने अपना चेहरा थोड़ा घुमाया और अगले ही पल वो गायब हो गया। वो आदमी गुस्से में दहाड़ा, क्या तूने उसे कहां फेंक दिया? हिकमन ने बड़ी बेरुखी से वही बात दोहराई, गायब हो गया? आखिरी वाला? ठीक है, तो फिर अब सीधे ब्लास्ट करते हैं। उधर लियन ने घबराते हुए तुरंत एक टेलीपोर्टेशन स्क्रोल बाहर निकाली और चिल्लाते हुए बोली, मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूं। चलो जल्दी करो, हमें इस नर्क जैसी जगह से फौरन बाहर निकलना होगा। रूड ने लियन की तरफ देखा और शांति से पूछा, पर क्या तुम वाकई अभी जाना चाहती हो? अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हिकमन की एनर्जी अचानक से बेतहाशा बढ़ने लगी। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम दोनों को ये फैसला लेने का हक किसने दिया? पलक झपकते ही वो रूड के एकदम करीब आ गया और झटके से उसका कॉलर पकड़ लिया। ये देखकर रूड की आंखें फटी की फटी रह गईं। उधर लियन ने डर और खींच के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और चिल्लाने लगी, तुम आखिर कर क्या रहे हो? अपने इस पागल साथी को रोको। लेकिन हिकमन ने उसकी चीख पुकार पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया, मानो वो वहां खड़ी ही न हो। बेचारी लियन उसके पीछे खड़ी बस हाथ पैर पटकती रह गई। इस बीच रूड गौर से अपने हाथ को देख रहा था। उसकी ब्लैक मैजिक अभी तक पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी, बस धुंधली पड़ गई थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये बस एक टेम्पररी फेज है? फिर उसने अपना सिर उठाया और पूछा, क्या तुमने भी वो महसूस किया, वो अजीब सी चीज? हिकमन ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए अपनी चमकती लाल आंखों से उसे घूरा और बोला, क्या यही कि तुम्हारी मैजिक पावर धीरे धीरे गायब हो रही है? हाँ, मुझे महसूस हो रहा है, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये तुम्हारी वजह से होगा। वैसे वो राक्षस भी अब कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं। दूर खड़े उन राक्षसों से अब एक रहस्यमयी बैंगनी रोशनी निकल रही थी, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रूड ने लड़ाई को टालने की एक आखिरी कोशिश की और कहा, देखो, अभी जो हालात हैं उसे देखते हुए ये हमारे आपस में लड़ने का सही वक्त नहीं है। पर हिकमन के चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने दो टूक शब्दों में कह दिया, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। यहाँ क्या गड़बड़ चल रही है उसमें मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अपनी बात खत्म करते ही हिकमन के शरीर से एनर्जी का एक भयानक सैलाब फूटा और वो बिजली की रफ्तार से रूड की तरफ झपटा। अगले ही पल एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ जिसकी गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी। उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि आसपास की हर चीज हिल गई। लियन खौफ के मारे अपनी जगह पर जम गई थी, उसकी आंखों में गहरा डर साफ देखा जा सकता था। धीरे धीरे जब धुआं और धूल कम हुई तो उस बीस्ट ईयर्ड आदमी की परछाई दिखाई दी। उसने झुंझलाते हुए कहा, अब बस भी करो हिकमन, तुम्हें तो पता ही है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते जो एक ही चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। क्या हमने तय नहीं किया था कि हम उनसे दूर रहेंगे? हिकमन ने बात समझाने की कोशिश की, मैंने अभी अभी यहां सब साफ किया है, तो हमें बस। पर रूड की आंखें ठंडी और लाल पड़ चुकी थीं। उसने हुक्म देते हुए कहा, रास्ते से हट जाओ। अगर कोई परछाई भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेगी तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो पूरी जिंदगी पछताएगा। हिकमन अंदर ही अंदर कांप गया, क्या ये बंदा सच में सीरियस है? दूसरी तरफ लियन अपने हाथ में कार्ड्स पकड़े हुए काफी परेशान दिख रही थी। जैसा कि उस आदमी ने प्रिडिक्ट किया था, अगर लानोट यहां आ गया तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जल्दी करो, उसने चिल्लाकर कहा। तभी रूड की परछाई पलक झपकते ही गायब हो गई। लियन ने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा, जहां लापिस अचानक उसके पीछे खड़ा था। उसने अपनी तलवार लहराते हुए चिल्लाकर वॉर्न किया, सावधान। लापिस की तलवार सीधे उस राक्षस पर जा लगी, जिससे वो राक्षस दर्द के मारे जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसने फौरन पूछा, लायन, क्या तुम ठीक हो? लायन ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। तभी उस राक्षस ने पलटकर लापिस को दबोच लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। राक्षस की दहाड़ सुनकर लियन ने ताना मारते हुए कहा, मुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मुसीबत में मैं नहीं बल्कि तुम हो। उसी वक्त लुएन वहां पहुंच गया और उसने पूछा, यंग मास्टर, क्या आपको मदद की जरूरत है? लापिस गुस्से में चिल्लाया, अबे ये पूछने की बात है क्या? जल्दी कर। अचानक एक नीली बिजली जैसी स्लैश ने उस राक्षस के आर पार छेद कर दिया। उसकी शॉकवेव इतनी तेज थी कि लापिस दूर जा गिरा। वो धड़ाम से जमीन पर पटका गया।
रूड अब उस राक्षस के मलबे पर खड़ा था। उसने पूछा, लियन, तुम ठीक तो हो? लियन ने जवाब दिया, हाँ, मैं ठीक हूं। रूड गौर से उस मलबे को देख रहा था। ना तो इसमें कोई कोर था और ना ही ये राक्षस बुद्धिमान लग रहे थे। ये बस एक लो लेवल की बेकार चीज थी। पर सवाल ये था कि इन्हें आखिर यहां भेजा किसने? लुएन ने गिरे हुए लैपिस को सहारा देकर उठाया। यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? लैपिस ने लड़खड़ाते हुए अपनी आंखें पूरे मैदान पर दौड़ाईं। वो एक ब्लैक मेज है और वो दूसरा बंदा सिकली मून है। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। ये जादूगर तो वाकई हद से ज्यादा पावरफुल हैं। रूड अब भी उन लाशों को देखकर कुछ गहराई से सोच रहा था। हालांकि अभी तक सब कुछ पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ था, पर मामला पेचीदा था। तभी लियन बुरी तरह झल्लाते हुए बोली, भाड़ में जाए ये सब। चलो अब इसे उड़ा देते हैं। वैसे भी मिशन चाहे जो हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। सुबह सुबह एक तो वैसे ही बुरा सपना देखा था, ऊपर से ये सब। लियन को लगा कि आज का दिन ही खराब है। उसने एक क्लोक निकाली और खुद की तारीफ करते हुए बोली, अच्छा हुआ जो मैं अपनी अक्लमंदी से इसे साथ ले आई। उस क्लोक पर एक मैजिक सर्कल उभरने लगा था। रूड ने उसे देखते ही कहा, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। लियन, तुम जरा पीछे हट जाओ। लियन उस चमकती हुई क्लोक को पकड़े हुए रूड को हैरानी और गुस्से से देखने लगी। क्या कहा? क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी इसी वक्त अपने कपड़े उतार दूं? ये सुनकर लैपिस और लोए के तो तोते उड़ गए। वो एकदम ब्लैंक होकर बोले, क्या उतारना है? पैंट? रूड ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। यहां अभी भी मॉन्स्टर्स और दूसरे लोग मौजूद हैं। लियन ने माहौल शांत करते हुए कहा कि फिक्र मत करो, मैजिक टावर इस पूरे मेस को संभाल लेगा। फिर उसने लैपिस और लोए को आवाज दी, सुनो, हमें बचाने के लिए थैंक्स। अगर तुम लोग भी यहां से निकलना चाहते हो तो क्या हमारे साथ चलना चाहोगे? ये टेलीपोर्टेशन स्क्रोल 4 लोगों के लिए काफी है। उसने आगे कहा, बेशक, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है। लैपिस ने बिना वक्त गंवाए जवाब दिया, हमें साथ चलकर बहुत खुशी होगी। हालांकि लुएन ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, वैसे हमारे पास अपना खुद का भी टेलीपोर्टेशन स्क्रोल है। दूसरी तरफ वो बीस्ट ईयर्ड आदमी अपना सिर पकड़कर बैठा था। उफ, मेरा सिर फटा जा रहा है। सिर्फ इस लफड़े की रिपोर्ट लिखने के बारे में सोचकर ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। उसने गुस्से में हिकमन का कॉलर पकड़ लिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हिकमन। पर जवाब में हिकमन ने उसे एक जोरदार हेडबट मार दिया, जिससे वो दर्द के मारे कराह उठा। रूट की नजर अब लियन के हाथ में मौजूद कार्ड पर थी। इसकी खासियत ये थी कि इसका डेस्टिनेशन वो कोई भी जगह हो सकती थी जहां छूने वाला जाना चाहे। तभी उस कार्ड से एक चमकदार नीली रोशनी निकली। रूट बुदबुदाया, जरा रुको, ये सच में सिरदर्द है। दूर खड़ा हिकमन गुस्से में लाल हो रहा था और चिल्लाया, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? और वो शोर मचाने वाला फालतू बंदा कहाँ गायब हो गया? लापिस ने खौफ से हिकमन की तरफ देखा और रूट से कहा, वो ब्लैक मेज सर, वहां जो जादूगर खड़ा है वो ऐसा लग रहा है जैसे हमें जान से मार ही डालेगा। रूड ने बड़े ही चिल अंदाज में जवाब दिया, अरे उसकी फिक्र मत करो, वो शायद खुद के साथ ही घूरने वाला गेम खेल रहा है। तभी लियन रूड के और करीब आ गई। लियन का मूड इस वक्त काफी खराब लग रहा था। उसने झल्लाते हुए रूड से कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हो? मुझे टेलीपोर्टेशन पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। तभी दूर से हिकमन की भयानक दहाड़ सुनाई दी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम सबको इतनी आसानी से यहां से जाने दूंगा? वो बीस्ट ईयर्ड आदमी उसे हैरानी से देखने लगा। हिकमन, तुम आखिर? पर उसकी आंखों में एक अलग ही दरिंदगी चमक रही थी। ओए ब्लैक मेज! और देखते ही देखते हिकमन की तरफ से एक बहुत ही विशाल रेड एनर्जी वेव तेजी से उनकी ओर बढ़ी। उस एनर्जी ब्लास्ट ने पल भर में आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को राख बना दिया। वो बीस्ट ईयर्ड आदमी बस अपना सिर पकड़कर रह गया। लो भाई, फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया। लैपिस खौफ के मारे ऊपर देखने लगा, जबकि रूट जोर से चिल्लाया, लियन जल्दी करो। इधर लायन पूरी तरह से अपने काम में डूबी थी, मुझे बस यहां से निकलना है। तभी एक चकाचौंध कर देने वाली नीली रोशनी ने उन चारों को अपनी चपेट में ले लिया और वो वहां से ओझल हो गए। शहर की उस खामोश रात में अचानक एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आग की लपटें आसमान छू रही थीं। वहीं दूसरी ओर एक शांत और सुनसान जंगल में किसी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसकी हथेली पर एक पर्पल मैजिक सर्कल उभर रहा था, पर वो टिक नहीं पाया और तुरंत ही टूटकर बिखर गया। उस बैंगनी बालों वाले आदमी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। वाकई दिलचस्प है, तुम्हें नहीं लगता? फिर उसने एक चमकता हुआ पीला जेम हवा में उछाला। वो जेम आसमान को चीरते हुए सीधा एक काली जुल्फों वाली डीमन लड़की के हाथ में जा गिरा, जो बड़े आराम से बैठकर अपनी किताब पढ़ रही थी। उसका नाम था लूबी मॉन्टिए। लूबी की पीली आंखों में साफ नफरत और चिढ़ दिख रही थी। खाक, दिलचस्प है। क्या सिर्फ इस छोटी सी चीज के लिए इतना तमाशा खड़ा कर दिया? उसने अपनी मुट्ठी मजबूती से भींची
और वो चमकता हुआ पत्थर उसके हाथ में चकनाचूर होकर सुनहरे टुकड़ों में बदल गया, जो धीरे धीरे हवा में तैरते हुए नीचे गिरने लगे। उसने बड़ी हिकारत से कहा, इंसान भी कितने गिरे हुए और बेचारे जीव होते हैं ना। वो अपनी उंगलियों से रिपोर्ट को थपथपाते हुए कुछ गहराई से सोच रही थी। पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई, मैजिक स्टोन भी गायब है और ऊपर से एक अनजान मॉन्स्टर का आ जाना। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसे लग रहा था जैसे ये सब उसके लिए किसी मजेदार शो से कम नहीं है, और फिर वो जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। तो भाई लोग, आज का वीडियो बस यहीं तक, लेकिन टेंशन मत लो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके और भी कई चैप्टर्स बाकी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से अपलोड कर दूं, वीडियो को लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।